गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज है हमारा बचे पार्ट 3। ठीक है, तो एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हमारा एग्जाम है उसी के पैटर्न पे बेस जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जो है आपके 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और साथ में जो है आपका करंट अफेयर्स भी, जो अपडेटेड करंट अफेयर है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे और खुद को जो है मार्क्स भी देने हैं और तब देखना है कि 25 में से जीके में कितना स्कोर हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और डीमोटिवेट नहीं होना है, स्कोर देखना है सिर्फ अपनी तैयारी को जांचने के लिए। नहीं हो पा रहा है अच्छा स्कोर तो अपने आप को थोड़ा बेहतर करिए, जितना बचा हुआ दिन है उसमें खूब सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यही करके जो है आप लोग स्कोर को अच्छा कर सकते हो। देखो सबसे पहले है आपका स्लैश एंड बर्न कृषि के नामों। एक सूची में लिस्ट 1 में जो है आपके नाम है और दूसरी तरफ जो है आपके राज्य है। अब ये जो बचे आपके स्लैश एंड बर्न कृषि है, इसका मतलब क्या है कि जो आदिवासी है ना वो जंगल को आग लगाते हैं, वहां से जंगल को हटाते हैं, उसके बाद में वहां पे खेती करते हैं और उसके बाद में जो है फिर कुछ साल बाद जब वहां पे उपजाऊपन थोड़ा कम हो जाता है उसको छोड़ देते हैं दोबारा से जंगल बनने के लिए। तो इस टेक्निक को कहा जाता है स्लैश एंड बर्न। इसको अलग अलग जगह के जो ट्राइब्स हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, नाम से जानते हैं। तो देखेंगे आप कि कहाँ के लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि आपका बेवार है बच्चे, बेवार जो है ये नाम दिया है उड़ीसा के लोगों ने। ठीक है, फिर आपका जो है पामादाबी, सॉरी ये आपका बेवार जो है बच्चे ये कहते हैं एमपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग। ठीक है, फिर आपका जो है पामादाबी है ये उड़ीसा के लोग कहते हैं। आपका जो ये पामलू है ये मणिपुर के लोग कहते हैं और आपका जो कुरुआ है ये जो है झारखंड के लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो आता है बहुत बार झूम कृषि के नाम पे, कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है, झूम खेती कहाँ पर होती है ना। तो इसका आंसर आता है कि हम देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहां पर जो है झूम की खेती की जाती है। तो झूम खेती का मतलब यही है स्लैश एंड बर्न, बस अलग अलग स्टेट में क्या किया जाता है, अलग अलग नाम जो है इसको दिया जाता है। बेवार जो है मध्य प्रदेश में, पामाडाबी उड़ीसा में, मणिपुर के लोग पामलो कहते हैं, कुरुवा जो है झारखंड के लोग कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम। जैसे कि एमपी में भी हम कहें तो कुछ ट्राइब्स हैं जो कि इसको दहिया कहते हैं, है ना, उसी को जो है बेवार भी कहा जाता है। आंध्र के लोग जो है इसको पोदू या फिर पेंडा कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा के लोग जो है पामादाबी या फिर कोमन या फिर ब्रिंजा कहते हैं। वेस्टर्न घाट में जो है इसको कुमरा कहा जाता है। ठीक है, आप अगर देखोगे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको जो है आपका वाल्तरी कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में जो है इसको जो है कही कहा जाता है ना। इस तरीके से आपको क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्टेट में जो ट्राइब्स हैं वो इसे अलग अलग नाम से जानती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन करता है? कौन सा मिनिस्ट्री है? इस मिनिस्ट्री का नाम याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, ये मंत्रालय है बच्चे जो कि भारत के बंदरगाहों को क्या करता है, मैनेज करता है। नाम याद रखना, पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय। इसके जो मंत्री जी हैं वर्तमान में इनका नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, अगला है आपका भारत में जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये आया है 2025 के एग्जाम में। ठीक है, कौन सा कथन जो है आपका सही है? देखो बेटे, पहला बोल रहा है कि अप्रैल 2024 तक 15 गीगावाट के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे ये जो है आपके अंडर कंस्ट्रक्शन थे, है ना। बाकी के जो है आपके चल रहे हैं और 15 गीगावाट के ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल सही। द फॉल इन हाइड्रो पावर जनरेशन इन 2023 एंड 2024, मतलब कि 2023-24 में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनकी जो जनरेशन है, पावर जनरेशन है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैज ऑलवेज प्लेड अ की रोल, ये तो आपका सही होगा। द सदर्न रीजन कंट्रीब्यूट अबाउट 45%, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए 45% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल गलत है ना। तो ये जो है आपका एक गलत है, बाकी के पहले तो जो है आपके तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा जो है आपका
सही है, 3 ही जो है आपके सही है, एक गलत है। एग्जैक्टली होता क्या है ना बच्चे कि साउथ इंडिया की जो नदियां हैं उनमें हमेशा तो पानी रहता नहीं, तो कहाँ से जो है आपका वहां पे प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा। तो जितने भी डैम बने हुए हैं वो भी इसीलिए एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है सदर्न रीजन का वो है अप्रोक्सीमेटली 22%, 40% नहीं है। ज्यादातर नदियां जो हिमालयन रिवर्स है उनमें जो है सदाबहार पानी रहता है, तो ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनका है ना। दक्षिण भारत में जो है आपका सिर्फ 22%। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जयचंद को हराया था? एक युद्ध है, इसके रिव्यू जो है आप लोगों को साथ में याद रखना है बच्चे। इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध, 1194 में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराने पर पहला जो है आपका तराइन का पहला हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीता। ठीक है, दूसरा जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें गौरी जीत गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराने के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें कि गौरी जयचंद को हरा देता है। अच्छा, गौरी की अगर हम बात करें, मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें, तो गौरी ये रीजन था, किस चीज का रीजन था? गौरी रीजन था जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी 1206 में। क्योंकि जब बच्चे गौरी यहाँ पे आता है, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, आसपास के जो रूलर्स है उनको भी हरा देता है, तो दिल्ली वाले क्षेत्र को कब्जा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रूल करना स्टार्ट नहीं करता, अपने गुलाम को यहाँ पे छोड़ के जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है रूल करना स्टार्ट करता है, तभी से 1206 ईस्वी से भारत में शुरू होता है एक नया चैप्टर जिसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो गौरी वॉज द रीजन, मोहम्मद गौरी। अगला है आपका भारत सरकार की तरफ से पब्लिश सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे SRS रिपोर्ट कहा जाता है। इसके मुताबिक भारत में जन्म के समय औसत उम्र कितनी थी? औसत उम्र कितनी थी? SRS रिपोर्ट बच्चे, इसे सरकार का ही जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उससे जो है आपका बताया जाता है कि इंडिया में जो लोग हैं है ना उनकी औसत उम्र। तो रिसेंट बच्चे जो आपका डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग ये है आपका 70.3, ये है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.3 है ना, मतलब कि औसत लोग इतना तो जी ही जाते हैं इंडिया में, है ना। ये जो है आपका क्या है रिसेंट। देखो मैं आपको लेटेस्ट के उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एज पर द लेटेस्ट SRS बेस्ड एवरेज लाइफ टेबल्स, इंडियाज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज 70.3 ईयर्स, है ना। ये आपका 2019 से लेकर के 2023 का टाइम पीरियड, इसको जो है इन्होंने आधार रखा है। एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस जो 2018-22 का था, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, इसमें आपका ये 69.9 था, मतलब कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब की बार जो रिसेंट डेटा है उसमें 70.3 ईयर्स बताया गया है। ठीक है, ये जो है औसत उम्र है। अगला है बच्चे आपका बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है आपका बक्सा। ठीक है, आप भारत के नक्शे को देखो और भारत के नक्शे पे जितने भी जो है आपके आप इंडिया के मैप को देखो और इंडिया के मैप में जो है बच्चे आपको मिलेंगे वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व। कितने मिलते हैं? 58 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। ठीक है, आप देखोगे सबसे ज्यादा आपके कहाँ पे है? ये रहा आपका MP, मध्य प्रदेश। इनके तो सबसे पहले याद रखना, देखो माधव सबसे नया बना हुआ है, रातापानी, वीरांगना, दुर्गावती है, सतपुड़ा, संजय दुबरी, पेंच है, पन्ना है, कान्हा है और आपका बांधवगढ़ है। सबसे ज्यादा जो है आपके MP में है ना। बक्सा की बात करें तो आपका जो है वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में 2 ही है, एक तो जो आपका बक्सा टाइगर रिजर्व है, एक है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व, है ना, जिसको कि बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे मिलेगा आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो भारत में जो है आपके 58 है, और जो रिसेंट फॉर्म हुए हैं ये आपका रातापानी है, माधव है, वीरांगना, दुर्गावती है, तीनों ही जो है MP में है ना, और ये बक्सा है आपका। अगला है 2024-25 में किस कंपनी ने सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन दर्ज किया है? 2023, 2024, 2025, 2024-25 ये किया है बच्चे आपका कोल इंडिया लिमिटेड। इस सेक्टर का तो हीरो है CIL, है ना। ये अकेले जो है आपका, अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं बच्चे, CIL ने 2024-25 में भारत की सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन किया है, लगभग 781 मिलियन टन MT। ठीक है, अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन भी हासिल किया है। अपनी सहायक कंपनियों में जो MCL है, MCL ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया है। देश में कुल उत्पादन में ऐतिहासिक 225 MT का योगदान दिया है।
है ना। तो सीएल तो है ही, लेकिन सीएल की क्या है, सब्सिडीरीज भी है। तो उनके सीएल के सब्सिडीरीज में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है आपका एमसीएल का, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का। अगला है, भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा और डैश देशों के साथ जल सीमा साझा करता है। देखो भारत की जो लैंड वाली जो बॉर्डर्स है ना, जो स्थलीय सीमा है, वो लगते हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनके साथ में लगते हैं लैंड बॉर्डर्स, ठीक है। लेकिन 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ में हम क्या बनाते हैं, अपना पानी वाला बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो वही पूछा हुआ बच्चे, 2 है और 2 में जो है आपका, अभी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा, इंडिया शेयर्स इट्स वाटर बॉर्डर विद द 2 कंट्रीज श्रीलंका एंड द मालदीव्स, ठीक है। ये आपका मालदीव है नीचे, ठीक है, ये आपका मालदीव है और ये जो है आपका श्रीलंका है। तो श्रीलंका के साथ में और मालदीव के साथ में जो है आपका ये बॉर्डर है बच्चे, ये है आपका बॉर्डर, ये वाला देखो, ये बॉर्डर चला गया आपका, और मालदीव के साथ में जो है आपका ये बॉर्डर है आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो अपना जो स्थल वाला बॉर्डर है वो तो बना ही रहा है उधर 7 देशों के साथ में, पानी वाला बॉर्डर जो है आपका सिर्फ दक्षिण बनता है 2 देशों के साथ में, श्रीलंका और मालदीव के साथ, ठीक है। अच्छा, 2016 के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया गया था? 2016 में 101वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था, ये किस चीज से रिलेटेड था? जीएसटी से रिलेटेड था, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह है आपका जीएसटी। 101वां संशोधन जीएसटी प्रणाली की शुरुआत करी थी 2016 में आया था, और 2017 1 जुलाई को जो है इसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया था, है ना। अब देखो बच्चे, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखो सबसे पहले है आपका 279 का ए, ये क्या करता है? जीएसटी काउंसिल बनाता है। इस आर्टिकल के अंदर ही जो है जीएसटी काउंसिल बनती है। आप देखते हो ना कि जीएसटी घट रहा है, बढ़ रहा है ना, इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ जीएसटी की जो स्लैब्स है उनको जो है आपका ब्रेक किया जा रहा है, नई स्लैब्स बनाई जा रही है, वो सब कुछ जो है आपका किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। जो देश के वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, है ना। तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई 279 का ए आर्टिकल के तहत। 246 का ए, इसमें आपका क्या आता है? इसमें आता है कि जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार, संसद, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उनको ये अधिकार है, उनको ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, ठीक है। टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो आपका लॉ बनता है वो केंद्र की सरकार भी बना सकती है और राज्य की सरकार भी बना सकती है। कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है? 246 का ए। अगला है आपका 12 का ए, 366 का 12 का ए आता है बच्चे। ये क्या करता है बच्चे? ये फॉर्मली डिफाइन करता है, परिभाषित करता है किस चीज को? व्हाट इज जीएसटी, डिफाइन करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका 366 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या से जुड़ा था? इनका नाम याद रखना बच्चे, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज मुझे लग रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, वो है आपके रिवोल्यूशनर, है ना। जो रिवोल्यूशनरी इवेंट है, महात्मा गांधी ने रिवोल्यूशनरी इवेंट में जो है आपका भगत सिंह एंड पार्टी ने जो भी किया, है ना, उससे पहले जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल उनकी पार्टी थी, उनने कुछ किया। उससे पहले अगर आओगे स्वदेशी मूवमेंट में जो आपकी बहुत सारी जो है अंडरग्राउंड जो है आपकी बनती है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो आ जाता है। ये जो इस तरीके के जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है ना बच्चे, ये कहाँ पर हुए, किसने किया, क्या हुआ था, इस तरीके के जो इवेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब ये वाले जो टॉपिक्स हैं वहीं से जो है लगातार आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी, है ना, मदन लाल ढींगरा के द्वारा, ठीक है। अगला है, भारत में बाल स्वास्थ्य सुधार के एक भाग के रूप में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका नाम है माँ प्रोग्राम, ठीक है। मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ प्रोग्राम इसके लिए शुरू हुआ था 2016 में बच्चे इसे शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखना। 2016 में जो है आपका माँ प्रोग्राम शुरू हुआ था स्तनपान के लिए। अच्छा, 2026 में जो बजट आया, इसमें जो भारत विस्तार है, ये क्या चीज है? यूनियन बजट 2026 का क्वेश्चन है। ये एग्जैक्टली क्या है बच्चे? ये है आपका मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड टूल, ठीक है। बहुत सारी भाषाओं में बात करने वाला, सजेशन देने वाला, सुझाव देने वाला एक मल्टीलिंगुअल
टूल है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को असिस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, भारत विस्तार। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत अमेरिकी राष्ट्रपति पदक यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था? ये पूछा गया आपका 2025 के एग्जाम में। यह आपका रॉबर्ट एफ कैनेडी। ठीक है, रॉबर्ट एफ कैनेडी मरणोपरांत। अगला है बच्चे, इनमें से किसे 2026 में करला के क्षेत्र में पद्म विभूषण यानी कि मरणोपरांत जो है आपका पद्म विभूषण दिया गया है? अब ये है आपका 2026 का, इस साल का। तो मरणोपरांत जो है आपका वैसे 2-3 लोगों को दिया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन धर्मेंद्र सिंह देओल, है ना, सभी को पता है ना धर्मेंद्र जी का जो है निधन हुआ इस साल, तो उनको जो है आपका उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने अनाउंस किया है ये सम्मान देने का। तो 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पाने वालों में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल, आर्ट से इनका संबंध है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद, है ना, जनसेवा सोशल सर्विस के लिए जो है इनको दिया गया। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मोस्पी की रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई क्या है? देखो पता है आपको कि भारत में महंगाई को नापने के लिए, महंगाई को मेजर करने के लिए जो है आपके 2 टूल होते हैं हमारे पास में, 2 इंडेक्स होते हैं। एक तो आपका WPI होता है जो कि सरकार अभी खत्म भी करने वाली, इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से कहा जाता है। एक होता है आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ज्यादा जो है गवर्नमेंट इसी पे रिलाई करती है, RBI भी इसी के आंकड़े को मानते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मोस्पी ने कहा कि हमारा जो CPI है ना, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो CPI है वो आपका जून 2026 में ये कितना है 4.38%, 4.38% जून 2026 में। इससे लेटेस्ट क्या ही डेटा हो सकता है ना? तो ये बच्चे आपका लेटेस्ट डेटा है, ये बताया है मोस्पी ने। ठीक है, अगला है आपका डिवाइसेस के बीच ब्राउजर सिंकिंग को कॉन्फ़िगर करने का आमतौर पर कौन सा भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरिंग ब्राउजर सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस द डिवाइसेस। अब देखो बच्चे कौन सा इसका भाग नहीं है। सबसे पहला है आपका इंस्टॉल अ सेपरेट सिंक्रोनाइजेशन एप्लीकेशन, क्रिएटिंग अ ब्राउजर अकाउंट, चूजिंग विच data to synchronize bookmark history password etc, enabling synchronization in the browser setting। अब करना क्या पड़ता है, देखो across the devices का मतलब क्या है कि हम अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस में, है ना, सेम ब्राउज को जो है सिंक्रोनस अगर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे ब्राउजर को सिंक करने के लिए? ब्राउजर सिंक इज बिल्ट इन, इट डज नॉट रिक्वायर अ सेपरेट एप्लीकेशन। ठीक है, इसको कोई अलग से ऐप की जरूरत नहीं होती है ना। इसको जो है आपका सिंक्रोनस करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, मतलब उसके अंदर ही जो है उसके इनबिल्ट प्रोग्रामिंग होती है, कोई बच्चे आपका अलग पार्ट नहीं होता है। ये है आपका एप्लीकेशन, कोई अलग से ऐप जो है आपका डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कर्नेल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय है ये। ठीक है, जब हम OS पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है आपका जो हार्ट है वो होता है कर्नेल। ठीक है, और हम कंप्यूटर की भाषा में अगर हम पढ़ेंगे तो द कर्नेल इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एन OS दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस। ठीक है, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, सबसे मुख्य कंपोनेंट है, ये हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। द कोर ऑफ OS रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग द सिस्टम रिसोर्सेस। ठीक है, इसे आप लोगों को बच्चे याद रखना है। अब एक चीज आप लोग भी देख रहे हो कि हम 2025 के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और यहाँ पे हम रेगुलरली देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन तो कम से कम कंप्यूटर के आ ही रहे हैं, है ना। तो 25 में से 2 तो आप मानो कि कंप्यूटर आपको दिला देगा, है ना। 25 में से जो है आपके 2 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। ठीक है, अगला है बच्चे, भारत में 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का प्राथमिक फोकस सरकार का कौन सा स्तर था? 73वां संवैधानिक संशोधन कब? 1992 में। यह है आपका लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायतें। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक करने के लिए 73rd अमेंडमेंट आया। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है आपके एस्टैब्लिश करने के लिए इनको जो है संस्थागत रूप दिया गया, संवैधानिक रूप दिया गया, लीगल किया गया, है ना। और ये हुआ आपका 1992 में आपका एक्ट आया था, 93 में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया।
अगला है बच्चे आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को स्टेपी या फिर अर्धशुष्क जलवायु, बीएस या फिर आपका बीडब्ल्यू मरुस्तरीय जलवायु बीडब्ल्यू में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, ध्रुवीय है, ठंडी बर्फ जलवायु है, या फिर आपका शुष्क जलवायु। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ बच्चे। देखो ये है आपका ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट है, बाकी भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, पोलर क्लाइमेट है, ध्रुवीय जलवायु है, और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है। अब यहाँ पे जो है आपको दो कैटेगरीज दी है, एक तो आपका अर्धशुष्क जलवायु है बीएस जिसे कहा जाता है, एक आपका है मरुस्थलीय जलवायु बीडब्ल्यू। अब दोनों ही जगह आप लोग एक चीज देख रहे हो, वो अर्धशुष्क है मतलब ड्राइनेस तो है ना, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मरुस्थलीय जलवायु, मतलब कि मरुस्थल में कैसी जलवायु बच्चे, पानी तो होता नहीं, बारिश कम होती है, इसलिए जो है वो डेजर्ट बन जाता है ना। तो मरुस्थलीय जलवायु की भी जो खासियत है वो है ड्राई क्लाइमेट की। तो ड्राई क्लाइमेट में ही बच्चे इसको रखा जाएगा, दोनों ही प्रकार की जलवायु को रखा जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है इंडिया की जलवायु का, वो इस तरीके से है ना। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है ये है आपका BSHW, है ना। यहाँ पे जो है बच्चे ये वाली जो क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो शुष्क जलवायु को अर्धशुष्क यानी कि BS और मरुस्थलीय यानी कि BW, इनमें जो है आपका कैटेगराइज किया जाता है। ये कोपेन की जो है आपकी कैटेगराइजेशन है हमारी भारतीय जलवायु के लिए। अगला है आपका 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया, क्या चेंजेस किए गए। देखो बच्चे, आपका सबसे पहला है आपका कि लोकसभा का जो टाइम पीरियड है इसको 5 से घटा करके 4 कर दिया गया, फिर आपका 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया गया, 5 से बढ़ा करके 7 कर दिया गया, या फिर 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अमेंडमेंट हुआ था। जो 42वां संवैधानिक संशोधन था इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये किस लिए कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो है एक साथ इसमें किए गए थे, और एक चेंजेस जो है आपका ये भी था। आज की डेट में भी आप देखते हो ना कि 5 साल की होती है लोकसभा, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 नहीं 6 की कर दो, 6 साल की हो जाएगी, है ना, 1 साल बढ़ा दिया था। उसके बाद में आता है आपका 1978 का 44वां संवैधानिक संशोधन, और 44वां संवैधानिक संशोधन दोबारा से 6 को कम करके 5 कर देता है ना, दोबारा से कम कर देता है। अगला है आपका विद्रोह के दबने के बाद अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर का क्या हुआ था। 1857 में मुगल बादशाह था, दिल्ली पे रूल कर रहा था, दिल्ली पे मतलब बिल्कुल जो लाल किले वाला, बस वहीं तक उसका रूल था। लाल किले वाले में जो है, लाल किले में जो है आपका वो रहता था। तो उसको जो है आपका उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आवाज उठाई। 1857 की जो क्रांति हुई उसमें उसने भी जो है इन्वॉल्वमेंट किया, है ना। अब क्या हुआ कि क्रांति को दबाने के बाद जब अंग्रेजों ने जो है इनको बंद कर दिया था, तो बहादुर शाह जफर का क्या हश्र हुआ, क्या करा, उन्हें माफ कर दिया गया, लेकिन सभी शाही अधिकार खो दिए। लाल किले में कैद कर दिया गया, उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, उन्हें दिल्ली में फांसी दे दी गई। तो ये हुआ था बच्चे, ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून, रंगून भेज दिया गया था। बाद में वहीं पे जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी, और बहादुर शाह जफर के जितने भी वंशज थे, है ना, उन सभी को मार दिया गया था। ये जो है अंग्रेजों ने दमन करते हुए किया था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून यानी कि म्यांमार निर्वासित कर दिया था। अगला है बच्चे विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। विंध्याचल ये है आपका MP में, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है MP मध्य प्रदेश में, है ना। अब यहाँ पे बच्चे थर्मल पावर स्टेशन तो अगर आप देखोगे ना इंडिया में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे हैं आपके। इनमें से आप यहाँ पे देखो, ये सिंगरौली वाला है, विंध्याचल जिसे कहा जा रहा है ना, UP MP के बॉर्डर पे है। अमरकंटक है आपका यहाँ पे, सतपुड़ा है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है बिहार का बरौनी पूछा जाता है, क्योंकि इकलौता है यहाँ पे। इधर देखो आप यहाँ पे नामरूप है असम में, ये पूछा जाता है। यहाँ पे आपका बोंगई गांव है, ये आपका असम में है, ये पूछा जाता है। दुर्गापुर तो आप लोगों को मालूम होगा, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ये आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोरबा पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ का कोरबा है। तलचर जो है आपका उड़ीसा का है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो परीक्षा जो है आपका UP MP के बॉर्डर पे है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप आओ यहाँ पे
उड़न भी नहीं है इंपॉर्टेंट। ये देखो नेवेली है, नेवेली आपका तमिलनाडु में है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या है, ये उकई है, उकई डैम भी है यहाँ पे। उकई में जो उकई जो है, उकई डैम भी है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, और उकई जो है आपका थर्मल पावर भी है, ये आपका महाराष्ट्र में है ना। तो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको बहुत ज्यादा रिपीटेशन में जो है आपके एग्जामिनर पूछता है, इनको याद रखने की कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, भारत में कमर्शियल माइनिंग की इजाजत देने के हालिया कदम को इस सेक्टर के नेशनलाइजेशन के बाद सबसे बड़ा सुधार माना गया। कोयला सेक्टर का नेशनलाइजेशन कौन से साल में हुआ था? कोल सेक्टर को भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था 1973 में। ठीक है, याद रखना बच्चे। ओपन कमर्शियल माइनिंग को इजाजत देने के कदम को 1973 में पूरे कोल सेक्टर को जो है नेशनलाइज कर। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में, है ना। तो नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपका सेक्टर है, उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो बाद में जो है किसी काम के लिए किसी कंपनी को चुन देती है, कुछ पीएसयूज बना देती है। मार्च 2026 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की नई किताब कोरोना द पावर ऑफ कंपैशन ये रिलीज हुई थी? करंट अफेयर है, बुक्स एंड ऑथर का नाम याद रखना, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी बच्चे, इनके द्वारा ये बुक जो है नई रिलीज हुई है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनको जो है अभी रिसेंटली जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो भी दिया गया है, लता दीनानाथ पुरस्कार वो भी दिया गया है। और इनकी अगर हम वैसे उसकी बात करते हैं तो 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जब भारत और पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज को शेयर किया था। ठीक है, तो ये जो है आपके 25 क्वेश्चंस है, जहां पर आपका पीवाईक्यू है, जहां पर आपका पीवाईक्यू के साथ में आपके ये सारे के सारे करंट अफेयर्स भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे आपके क्वेश्चंस है। आप मुझे बताइएगा कमेंट में कितना कितना जो है आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं इन सेशन में, है ना, कितना जो है आप लोगों के नंबर बन पा रहे हैं। और उसके अलावा मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करा नहीं है अगर अभी तक तो कर जरूर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है आपकी अवेलेबल है मेक इट इजी मैकेनिकल पे। ठीक है, एक बार जाइए वहां पे देखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना जो प्रैक्टिस है उसे वहां पे एक तरीके से कंप्लीट कीजिए ना, क्योंकि बच्चे आखिरी जो स्टेप होता है ना आपकी तैयारी में वो यही होता है कि हम क्या करें, हम जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट करें, अपनी मॉक टेस्ट के साथ में मॉक टेस्ट दें, अपनी तैयारी, अपनी जो हमारी कमियां हैं उसको जो है एनालाइज करें, और मॉक टेस्ट जो है आपका एक फाइनल स्टेप होता है। अब समय आ गया है, बस तो बहुत लंबे समय से मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन कोई अगर ऐसा है जो कि छूटा हुआ है, नहीं दे रहा अभी भी मॉक टेस्ट, तो 2 बचे। प्रैक्टिस तो आप लोग की चलेगी, है ना, लेकिन मॉक टेस्ट दो, देखो कि हमारे में क्या कमी रह रही है, किस तरीके से हम पेपर को टैकल कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।